दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस पर डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। एक बड़े अहम मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जब से ईरान के कमांडर की सीरिया में मौत हुई है और आरोप इजराइल के ऊपर लगा है कि उसने एयर स्ट्राइक की है, तब से तेहरान बहुत खुश है। कल एक डिफेंस एक्सपर्ट है ब्रिटेन के, उन्होंने कहा कि तेहरान या ईरान बदला ले सकता है और निशाने पर इजराइल या ब्रिटेन हो। उसी को समझने की आज हम कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में ईरान ऐसा कर सकता है, ईरान के पास इतनी ताकत है क्या? कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ सब खास मेहमान जाने माने पर कर्नल जयस रोडी सर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। थैंक यू सर, आपने समय दिया। कर्नल जयस रोडी सर, लगातार टेंशन मिडिल ईस्ट में बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार से हमने सीरिया में एक एयर स्ट्राइक देखी, जहां पर एक ईरान के कमांडर सहित 7 लोगों की मौत हो जाती है, उसके बाद तेहरान बोलता है कि हम बदला तो लेंगे। लेकिन कल एक ब्रिटेन के डिफेंस एक्सपर्ट है एलन मेंडोजा, उन्होंने एक रिपोर्ट छापी, एक दावा किया कि बदला तो ईरान लेगा और निशाने पर इजराइल होगा और ब्रिटेन भी होगा। क्या वाकई में ईरान इस प्रकार से कदम आगे बढ़ा सकता है, ऐसी हरकत कर सकता है? राजेश जी, जब इजराइल ने अपनी आजादी की घोषणा की थी 1 मई 1948 को, तो ईरान दूसरा मुस्लिम देश था टर्की के बाद जिसने इजराइल को मान्यता दी, डिप्लोमेटिक रिकग्निशन दी। 1948 से 1953 तक ईरान और इजराइल के रिश्ते ठीक ठाक रहे और 1953 से लेके 1979 तक जब शाह ऑफ ईरान का राज था तो इजराइल और ईरान के रिश्ते बहुत अच्छे थे, बहुत गहरे थे। लेकिन सब कुछ बदला 1979 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ ईरान में, और उसके बाद ईरान और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बनने लग गए। बात इस हद तक पहुंची कि दिसंबर 2020 को अयतुल्ला खामेनी, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने बयान दिया कि इजराइल एक कैंसरस ट्यूमर है जिसे धरती के फेस से हमें हमेशा के लिए मिटाना होगा। तो इस भूमिका के साथ आज इजराइल और ईरान के रिश्ते बहुत ही खराब हैं, वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। अब कई बार इजराइल ने ईरान के अंदर ही ईरान के सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स की हत्या कराई है, जो उसने एडमिट भी किया है। जैसे 22 मई 2022 को कर्नल सैयद खुदाई, जो कि कमांडिंग ऑफिसर थे यूनिट 840 के ईरानियन सेना के, उनकी उन्होंने हत्या कराई और वो उन्होंने पब्लिकली कबूल भी किया, जिसे ईरान काफी गुस्से में आया। अब ईरान इस हालत में नहीं है कि वो इजराइल पे ऊपर डायरेक्ट अटैक करे, क्योंकि हालांकि पिछले 20 साल में इजराइल की आर्थिक और सैनिक शक्ति में बहुत इजाफा हुआ है, क्योंकि उसको पूरी मदद चीन और रूस कर रहे हैं। लेकिन एक डायरेक्ट अटैक के वो सिचुएशन में इस वक्त नहीं है। लेकिन मैं आपके दर्शकों का ध्यान एक किताब की तरफ लेके जाना चाहूंगा कि जब उन्हें मौका मिले एक किताब जरूर पढ़ें। वो है अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर, जो कि चीनी सेना के 2 कर्नल्स ने 1998 में लिखी थी। और उस किताब में बहुत अच्छा बताया गया है कि आज के आधुनिक जमाने में लड़ाई के कई स्रोत होते हैं। हम जो पहले देखते थे कि सेना एक दूसरे के साथ लड़ती थी, वो एक स्रोत रह कि और बहुत ज्यादा स्रोत आ गए हैं आधुनिक समय में लड़ाई लड़ने के। और इन अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर के पार्ट में है आतंकवादी संगठनों का इस्तेमाल करना, जो कि ईरान बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहा है। जो 3 हैं, हमास, हूती और हिजबुल्लाह, इनको पूरा ईरान आर्थिक और सैनिक समर्थन कर रहा है। और हमने देखा है जब ये इजराइल हमास युद्ध शुरू हुआ 7 अक्टूबर को, बहुत कम डिफेंस एनालिस्ट थे भारत में जो कह रहे थे कि युद्ध लंबा चलेगा, हमास को हराना मुश्किल होगा। मैं उनमें से एक था। कई बार हमारा मजाक भी उड़ाया जाता था टीवी चैनल पे, आपको तो पता नहीं इजराइल 10 दिन में हमास को बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। देखिए 6 महीने होने को आए हैं और अभी भी हमास को इजराइल बर्बाद नहीं कर पाया है, क्योंकि ये जो आतंकवादी संगठन है ये कोई भी रूल्स ऑफ वॉर नहीं फॉलो करते हैं। जो उनके मन में आता है वो करते हैं, क्योंकि उनका बस एक एम है, जीत प्राप्त करना। व्यावसायिक सेनाएं
दुनिया में कोई भी हो, वो एक रूल्स ऑफ वॉर फॉलो करती हैं कि इस रेड लाइन के आगे हम नहीं जाएंगे, लेकिन जी, आतंकवादी संगठन ऐसा नहीं करते हैं। तो ऐसे नहीं ईरान कर रहे का हैं। डायरेक्ट हमला नहीं होगा, लेकिन हाँ, इन 3 संगठनों के द्वारा जरूर हमले होंगे, इजराइल में भी और ब्रिटेन में भी। सर, क्योंकि ब्रिटेन की भी आपने बात की, तो मेरा एक बड़ा अहम पॉइंट है कि ब्रिटेन नेटो का अहम सदस्य है और 9/11 का हमला एक आतंकी हमला था जो अमेरिका पर हुआ था। अल-कायदा ने जिम्मेदारी नहीं ली थी, लेकिन अमेरिका ने मान लिया था कि हमला अल-कायदा ने कराया है। अगर हमस, हिजबुल्लाह या हुती कोई भी जाकर ब्रिटेन के ऊपर हमला करता है और उसके तार ईरान से जुड़ते हैं, तो केवल मुझे लगता है कि नेटो या अमेरिका या ब्रिटेन जैसे देश भी एक मौका चाहते हैं तेहरान तक जाने का। राजेश जी, 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अल कायदा ने अटैक किया, तब अमेरिका ने नाटो के इस्तेमाल के साथ अफगानिस्तान में इन्वेजन किया। लेकिन जो चीज तब हुई थी अब नहीं हो सकती, क्योंकि 2001 और 2024 में बहुत कुछ बदल चुका है। 2001 में अमेरिका एकमात्र सुपर पावर था जिसके पास दुनिया की सबसे आधुनिक सैनिक शक्ति थी। जी, आज की तारीख में ऐसा नहीं है। आज की तारीख में चीन सबसे आधुनिक सैनिक पावर है, जिसके पास अनलिमिटेड शक्ति है, जिसका ऐलान उनकी सेना ने अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन 2014 में किया है, जब उन्होंने 2014 में कहा कि चीनी सेना दुनिया के किसी कोने में किसी देश के साथ सारी 6 डोमेन में लड़ने के लिए तैयार है: जमीन, समुद्र, आसमान, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस। और ऐसा दावा आज तक किसी दूसरी सेना ने नहीं किया, अमेरिका सेना ने भी नहीं किया है। तो आज की तारीख में अमेरिकी सेना या नाटो 2001 को दोहरा नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्हें जी, चीन और रूस का कंबाइंड सामना करना पड़ेगा, जो इस वक्त वो कैपेबल नहीं है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा, बस एक मिनट और लूंगा। आप देखिए, कल ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम हूती को आतंकवादी संगठन मानना बंद कर देंगे अगर हूती रेड सी में अटैक बंद कर दे। आप सोच सकते हैं, अमेरिका जैसा विशाल देश एक आतंकवादी संगठन के सामने झुक चुका है और उन्हें गुहार लगा रहा है कि तुम रेड सी पे हमारे मर्चेंट नेवी या युद्ध पोतों पे अटैक मत करो, हम तुम्हें आतंकवादी नहीं समझेंगे। आप इस एक छोटे से बयान से समझ सकते हैं कि आज हूती हो, हिजबुल्लाह हो, हमस हो, ईरान हो, इनकी ताकत कितनी बढ़ चुकी है। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। एक पॉइंट और है मेरा। पॉइंट ये कि आपने रूस की बात की, उस रूस की बात हम कर रहे हैं जो पिछले 2 साल में यूक्रेन को नहीं जीत पाया है। हम उस रूस की बात कर रहे हैं जिसके पास अपने फौजी नहीं है, जिसे उधार के सैनिक लेने पड़ रहे हैं, जिसके पास अपनी ड्रोन और मिसाइलें और तोपों के लिए गोले नहीं है, वो कभी ईरान से मंगवाने पड़ रहे हैं और कभी नॉर्थ कोरिया से। आप उस चीन की बात कर रहे हैं जिसने 1979 के बाद कोई वॉर नहीं लड़ा और कोई वर्ल्ड एक्सरसाइज में जो हिस्सा नहीं लेता है। हम उस चीन की बात कर रहे हैं जिसने कभी खुलकर उस वक्त रूस का साथ तक नहीं दिया जब रूस को जरूरत थी। क्या वाकई में आपको लगता है कि 2 कंट्री ईरान का साथ देंगे? लगता है सर आपको ऐसा? राजेश जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब 2 भाग में दूंगा। पहला, जो आपने रूस के बारे में बोला, हाँ, मैं मानता हूँ रूस से भारी गलती हुई कि रूस ने अपनी जो युद्ध की प्लानिंग थी यूक्रेन की, वो ठीक नहीं की। ओवर कॉन्फिडेंस में रूस ने इस युद्ध को लंबा खींच दिया। आज की तारीख में भी रूस ने यूक्रेन के 17% जमीन पे कब्जा किया हुआ है, यानी कि पूरा जी, जो पूर्वी यूक्रेन है वो रूस के कब्जे में है। दोनबास इलाका पूरा रूस के कब्जे में है। तो रूस की पहली बात, पूरी हार नहीं हुई है। हाँ, उनकी गलती हुई है कि उन्होंने ठीक प्लानिंग नहीं की, ये युद्ध लंबा खींचा। दूसरा, मैं चीन पे आऊंगा। 1979 के बाद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चीन ने कोई युद्ध नहीं लड़ा है, लेकिन हमें एक चीज और समझनी होगी कि अगर हम कुछ बिंदुओं को जोड़ें, वो हमें साफ संकेत देते हैं कि चीन की सैनिक ताकत बहुत हो चुकी है। पहला बिंदु, जब 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया इजराइल में, 20 मिनट के लिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैम था। उनके किसी भी सैनिक अधिकारी के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था और 20 मिनट तक 1000 से ज्यादा हमास आतंकवादी 15 मील अंदर इजराइल के घुसा हुआ था और कत्लेआम कर रहा था। ये चीज जी,
चीन ने मदद की, क्योंकि चीन के अलावा और कोई पूरी दुनिया में ये चीज नहीं कर सकता है। आप समझ सकते हैं ये एक छोटा सा एक बिंदु है, लेकिन इसके implications है। दूसरा, अगर चीन की सैनिक ताकत इतनी नहीं होती, या वो झूठ कह रहा होता, या जैसे मीडिया में आते उसके मिसाइलों में पानी है, उसके जनरल जी, करप्ट हैं जो मीडिया में आती है, अगर अगर ये सारी बातें मैं कहता हूं 20% भी सच होती, तो अमेरिका हर महीने एक बड़ा अधिकारी चीन नहीं भेजता, ताकि चीन के साथ उसका जो जंग होना है 2027 में ताइवान पे, वो जंग डिले हो। अगर ये बात सही होती, मेरे को बस एक एक मिनट दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बात सही होती कि चीन की सैनिक शक्ति उतनी नहीं है जितनी वो दिखा रहा है, तो अमेरिका अपने पिछले साल की जो उन्होंने अपनी पेंटागन ने रिपोर्ट रिलीज की नवंबर के महीने में, उन्होंने चीन को अपना दुश्मन नंबर 1 बताया। और आखिरी चीज, जो पिछले साल 9 फरवरी को स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस हुआ, जो जो राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लिया, उन्होंने सिर्फ चीन का जिक्र किया, अगर चीन हम पे हमला करेगा तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। यानी कि चीन की सैनिक ताकत उतनी है जितनी वो दिखा रहा है, लेकिन ये जी, वेस्टर्न मीडिया है कि उसको डाउन प्ले कर रहा है। और एक सेकंड मेरे को दीजिए, साल 2000 में पेंटागन, जो कि अमेरिका का सेना मुख्यालय है, उसमें जी, उनके कॉरिडोर में जब ऑफिसर चाय पीते पीते एक दूसरे से मिलते थे, तो एक सबसे वहां पे फेमस जोक होता था कि अगर चीन ने ताइवान तक पहुंचना है तो उसके सेना को ताइवान स्ट्रेट में तैर के जाना पड़ेगा। आज आप 24 साल बाद देखिए कि चीन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन के उभर चुका है। ठीक है सर। अब मेरे काउंटर सवाल कुछ, अगर चीन की सेना में इतनी ही ताकत होती तो वो नैन्सी पेलोसी जब आई थी उसके बाद जितने युद्धाभ्यास उसने किए, जितनी ताकत उसने दिखाई, वो ताइवान की तरफ जा सकता था। अगर चीन के पास इतनी ही ताकत होती तो वो नानजिंग नरसंहार के जिम्मेदार जापान से अभी तक बदला ले सकता था। अगर चीन के अंदर इतनी ही ताकत होती तो वो फिलीपींस को जो आंखें दिखा रहा है अभी तक उसको जवाब दे चुका होता था। अगर चीन के पास इतनी ही ताकत होती तो गलवान में भारत ने जब उसके 45 जवानों को मौत के घाट उतारा तो वो जवाब दे सकता था सर। राजेश जी देखिए, चीन अभी बड़ा प्रहार इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि अभी उसकी जी, सैनिक तैयारी चल रही है। और ओके, क्योंकि मैं इस पे काफी अध्ययन कर रहा हूं, मैं इस पे 2 घंटे नॉन स्टॉप बोल सकता हूं, लेकिन वक्त की बिल्कुल, पाबंदी है। तो मैं एक दो ही आपको टाइमलाइन बताऊंगा। जी, चाहे चाहे ताइवान हो, चाहे भारत हो, चीन क्यों नहीं हमले कर रहा है पूरी तरह से, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन चल रही है, तैयारी चल रही है। 2032 तक जिनजियांग और तिब्बत में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होना है। जी, 2030 तक चीन ने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, 21 परमाणु पनडुब्बियां और 2000 युद्ध पोत बनाने, जिसका काम दिन रात उसके 6 शिपयार्ड पे चल रहा है। ठीक है, 2030 तक चीन ने 1000 परमाणु बम बनाने हैं। तो जो अगर हम ये कुछ ही 3-4 बिंदु देखें, वैसे तो बहुत है मेरे पास कहने के लिए, तो ये सारी तैयारी चल रही है चीन की। चीन बड़ा प्रहार इसलिए इस वक्त नहीं कर रहा क्योंकि उसकी तैयारी पूरी नहीं है। अब छुटपुट घटनाएं कर रहा है, जैसे अरुणाचल प्रदेश के 30 नाम उसने 3 दिन पहले बदल दिए, पहले उसने 32 नाम बदले। ये सारा है सिचुएशन को जिंदा रखने का, सिचुएशन को अलाइव रखने का। क्योंकि अगर हम चीन का ओके, इतिहास का अध्ययन करें, चीन ऐसे ही करता है, कई दशकों तक आस्ता आस्ता प्रिपरेशन करता है और अचानक वो अटैक करता है। ऐसा ही कुछ उसने तिब्बत के साथ किया 1950 में, ऐसा ही कुछ इसने ईस्ट तुर्किस्तान के साथ किया, जो कि आज उसका हिस्सा है, जिंजियांग नाम जी, से जाना जाता है। तो ये चीन की एक स्ट्रैटेजी है, एक रणनीति है। ठीक है। मेरा बस आखिरी सवाल सर, और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, वापस मैं ईरान पे आऊंगा। क्या ईरान को अब ये सोचना नहीं चाहिए कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो हालात हैं उसके लिए वो जिम्मेदार है, या जिस प्रकार से उसके जो कमांडर हैं वो मारे जा रहे हैं वो खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उसके कमांडर सीरिया में, इराक में, लेबनान में, जॉर्डन में आखिर कर क्या रहे हैं? आप ईरान की रक्षा करिए, आप मिडिल ईस्ट के ठेकेदार क्यों बन रहे हैं? राजेश जी, मिडिल ईस्ट में 21 देश हैं, जिसमें से 13 अरब देश हैं। और कई जी, दशकों से ईरान और सऊदी अरेबिया की लड़ाई थी कि इन 21 देशों का मिडिल ईस्ट का सरगना कौन बनेगा। ओके, हालांकि पिछले साल चीन ने ईरान और सऊदी अरेबिया की दोस्ती करा दी,
लेकिन जो एक तमन्ना होती है देश के अंदर या इंसान के अंदर प्रसिद्ध होने की, नंबर 1 होने की, वो जल्दी से जाती जी, नहीं है और ये चीज ईरान जी, में कभी नहीं जाएगी। पिछले साल 2 अक्टूबर को अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ईरान सिर्फ 2 हफ्ते दूर है परमाणु बम बनाने से। ओके, ईरान के पास 2 परमाणु बम बनाने का पूरा मसाला तैयार है, 6 और परमाणु बम बनाने की तैयारी चल रही है। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 90% यूरेनियम को एनरिच करने के बाद परमाणु बम बनता है और पिछले साल अक्टूबर में ईरान ने 87.5% यूरेनियम एनरिच कर लिया था। तो ये जी, बात है 6 महीने पहले की। आज वो परमाणु बम बन चुके हैं, यानी इसके अभी तक खुलासा नहीं हुआ, लेकिन मेरी राय में तो ये बन चुके हैं। तो आस्ता जी, आस्ता ईरान भी अपनी पूरी तैयारी कर रहा है और वो अपने जनरल्स को इन सारे मिडिल ईस्ट के देशों में इसलिए भेजा क्योंकि वहां पे, जैसे मैंने पहले बताया, इसके 3 जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके हथियार हैं, हमास, जी, हिजबुल्लाह और हूती, इन ये सारे देश में ये फैले हुए हैं। उनकी वहां ट्रेनिंग चलती है, उनका समर्थन चलता है ताकि उनका इस्तेमाल किया जा सके जैसे ईरान कर रहा है मौका आने पे। ठीक है सर। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया कर्नल जे.एस. सोढी सर। थैंक यू, जय हिंद। लंबा वक़्त मैंने आपसे लिया, लेकिन तमाम पहलुओं को समझना बहुत ज़रूरी था। थैंक यू, जय